हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 99 है और इसकी डेट क्या रहने वाली है? इसकी डेट रहेगी 1 अप्रैल 2022, यानी कि सबको अप्रैल फूल डे बनाने वाला दिन। आप में से आज बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ लिटिल बिट ऑफ प्रैंक्स करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आपको अपनी स्टडी नहीं भूलनी है, ठीक है? वो भी अच्छे से कंटिन्यू करनी है। 26 अप्रैल से आप एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। मैं आपको बता दूं, अभी भी हम अपने क्रैश कोर्स में यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो क्रैश कोर्स की वीडियोस देख तक सकते हैं, ठीक है? आपके पेपर की पूरी प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ एसएसटी के पेपर्स की। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, व्हाट विल डिस्कस इन टुडे वर्कशीट लेक्चर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ केस स्टडी एंड दैट इज रिलेटेड टू द जूट इंडस्ट्री विच इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आप पढ़ लेना इसको पूरा, इसी में आपको आंसर मिल जाएंगे, बट हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना पहले, ठीक है? तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कैसे होंगे? आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की आपकी जो पूरी वर्कशीट आई है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से, तो उनको बहुत अच्छे से आपने याद करना भी है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का मतलब होता है जो अपने देश का सामान बाहर के देशों में बेचता है, ठीक है? जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं निर्यात करना। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? रॉ जूट का, ठीक है? या जूट के बनाए हुए सामान को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन सी कंट्री बेचती है? तो फर्स्ट नंबर पे आपकी बांग्लादेश है और सेकंड नंबर पे आपकी इंडिया आ जाएगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है, बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ जूट एंड द जूट गुड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो, मैं आपको बता दूँ, आपके पेपर में ना जितनी भी इंडस्ट्री आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबके आपको प्रॉब्लम ज़रूर पूछेगा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं उन इंडस्ट्री के सामने, वो ज़रूर पूछेगा, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 पॉइंट में लेकर आई हूँ। आपका मन है तो आप कॉपी में कोई से 2 या 3 लिख सकते हो, लेकिन पेपर में आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो ये काफ़ी सफिशिएंट आंसर है जो मैंने लिया है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जूट का सामान बहुत ही महंगा बिकता है, तो हम लोग इसलिए इसको खरीदते ही नहीं हैं। आप में से बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा कि जूट इंडस्ट्री होता क्या है या जूट का सामान कैसा दिखता है, ठीक है? पर आपको एक बात बताती हूँ, घर वगैरह जब बनते हैं तो वो जो ब्राउन कलर की मोटी सी रस्सी होती है ना, जो बहुत ही मजबूत होती है, वो जूट की ही बनी हुई होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टोरेज ऑफ रॉ जूट। अब देखो, स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो रॉ जूट निकलता है प्रोडक्शन करा हुआ, उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम बहुत है इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, यानी कि सबसे बड़ी बात, हर आपको सारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम लिखनी है, इररेगुलर सप्लाई ऑफ द पावर। इलेक्ट्रिसिटी की कमी बहुत ज़्यादा है, अपने घर में भी हम यार इसको फेस करते हैं, कंटिन्यू लाइट नहीं आती है, गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, और इंडस्ट्री वगैरह में तो मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए ही चाहिए, तो अगर शॉर्टेज है पावर की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रोथ ऑफ जूट मिल इन बांग्लादेश एंड लॉज ऑफ फॉरेन मार्केट्स। अब देखो क्या हो रहा है, इंडिया जूट प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इंडिया को बहुत ही टफ कंपटीशन कौन दे रहा है? बांग्लादेश दे रहा है। इस नंबर में बांग्लादेश हमसे आगे हैं, तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा एक इंटरनेशनल मार्केट में ना बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जूट इंडस्ट्री के आगे, ठीक है? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, इमरजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अगेंस्ट द गनी बैग्स एंड लॉस ऑफ डिमांड फॉर द जूट गुड्स बोथ एट होम एंड एट द अब्रॉड। अब्रॉड मतलब होता है विदेश में, ठीक है? अब देखो क्या होता है, हम लोग जूट की थैली का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। हम जूट की थैली की जगह किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जूट की डिमांड जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये जूट इंडस्ट्री के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में बहुत पूछता है, 3 मार्क्स का भी पूछता है या 5 मार्क्स का भी पूछता है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि क्यों ज़्यादातर जो जूट इंडस्ट्री है वो हुगली बेसिन के पास में मतलब लगी हुई हैं। अब हुगली बेसिन, पहली बात तो आपको बेसिन समझना क्या होगा, समझना पड़ेगा कि बेसिन क्या होता है। देखो, नदी के आसपास का जो एरिया होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं बेसिन, ठीक है? और नदियों से मिलकर जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा है वेस्ट बंगाल साइड में, ठीक है? अब देखो, सारी के सारी जूट मिल्स हैं, जूट इंडस्ट्री जो है वो हुगली बेसिन के पास में क्यों है, इसके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है? 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट्स लिख देना, 5 मार्क्स का आएगा तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये भी अपने आप में एक पॉइंट है, ठीक है? ये गलती से हो गया है, 5 पॉइंट है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है? तो पहला पॉइंट है आपका इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो, वेस्ट बंगाल में ना पानी बहुत एम्पाइल अमाउंट में मिलता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, तो पानी का खर्चा ज़्यादा नहीं आता है वहाँ पे। अब आप बोलेंगे पानी वहाँ पे ज़्यादा क्यों है, तो देखो, जितनी भी हिमालयन रिवर्स होती हैं, जैसे कि आपकी यमुना हो गई, गंगा हो गई, और भी बाकी की छोटी मोटी जो नदियाँ हैं, ये
ये सारी कहाँ पे आके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल के पास में पड़ता है। तो सारी नदियाँ जो है बंगाल के पास से होकर जाती है, तो पानी वहाँ पे बहुत है, और क्योंकि पानी बहुत है इसलिए जूट इंडस्ट्री बहुत वहाँ पे फलती फूलती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 रह जाएगा आपका गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड द वाटरवेज विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। अब देखो कोलकाता के आसपास का, हुगली बेसिन के आसपास का जो रीजन है ना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, रोड वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे आपको, रेलवे की फैसिलिटी अच्छी है, इवन इफ द वाटरवेज फैसिलिटीज आर ऑल्सो वेरी गुड इन दैट रीजन, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ जूट इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल रीजन, राइट। पॉइंट नंबर आपका 3 हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द अबेंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट। ये सेम बात होगी कि पानी बहुत है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है चीप लेबर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड द उत्तर प्रदेश। अब देखो जो आपका कोलकाता के आसपास का एरिया है ना, ये बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। अब जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लेबर वहाँ पे चीप अवेलेबल हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सारी की सारी जूट मिल्स जो है वो कहाँ पर हैं, हुगली बेसिन के आसपास में स्थित हैं। कोलकाता बीइंग अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द पोर्ट फैसिलिटी। अब जो कोलकाता के आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ पर पूरा अर्बनाइज एरिया है, शहरीकरण है पूरा, तो यहाँ पर सारी बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन की। आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। कमेंट, आपको कमेंट करना है इस पूरे स्टेटमेंट पे। ठीक है, स्टेटमेंट ये बोलती है कि जो आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है या स्टील का जो भी कंजम्पशन होता है, जितना हम स्टील इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे देश की डेवलपमेंट को दिखाता है। तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई ठहराना है, इसके ऊपर कमेंट करना है। 3 पॉइंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपका अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। अब जिस भी देश में स्टील बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होगी, वहाँ पे मशीनें अच्छी होंगी, और मशीनें अच्छी होंगी तो भाई डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री की बैकबोन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस पर डिपेंड करती हैं, स्टील प्रोडक्शन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन आयरन एंड स्टील फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीनें चाहिए, और मशीनें कहाँ से बनती हैं, आयरन और स्टील से बनती हैं। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टील जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इन टुडेज एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के इस युग में क्या हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग। हम जो है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, हम ऐड देखते हैं कि हमारा को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हमारा कंजम्पशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, thus it can be concluded that growth in production of steel is regarded as the index of country development। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए हमारे को स्टील इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री जो है, या स्टील और आयरन जो है, वो हमारे देश की बैकबोन समझी जा सकती है। यानी कि एक ही पॉइंट है, उसको आपको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखो ये शॉर्ट नोट थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें दोनों ही इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा मोटा जो पॉइंट आप काटना चाहो तो काट सकते हो, बट ये पूरा ही सफिशिएंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा पोर्शन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट transistor set as television, telephone, cellular, telecom, papers, telephone, exchange, traders, computer and many other equipment required by the telecommunication industries। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, सेल्यूलर फ़ोन हो गया, ये सारे फ़ोन कहाँ बनते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एक हब जो है वो इंडिया में कौन सा एरिया है, बैंगलोर। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप अदर सेंटर बताना चाहें तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर है। ये वाला लाइन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बैंगलोर वाला जरूर लिखना क्योंकि बैंगलोर जो है वो हब है इसका। ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या होता है, 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिग्नल विंडो सर्विसेज एंड द हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट।
अब क्या हो रहा है, देखो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट निकल के आ रहे हैं। हमारे इंडिया में ही देख लो या पूरे वर्ल्ड में देख लो, आजकल सॉफ्टवेयर की कितनी डिमांड है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उस नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमारे को अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या IT इंडस्ट्री जो है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अब बहुत ही तेज़ी से ग्रोइंग इंडस्ट्री बनती जा रही है और भर भर के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ये करती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे कंट्री की। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्न इन द लास्ट 2 और 3 ईयर्स। अब देखो क्या होता है, हमारे को अपना देश का सामान बाहर बेचना पड़ता है ना, और बाहर के देश का सामान खरीदना भी पड़ता है। तो जब हम अपने देश का सामान बाहर के देशों में बेचते हैं तो हमारे को फॉरेन करेंसी मिलती है, एंड दैट फॉरेन करेंसी इज़ नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये पॉइंट हो जाएगा कि हमारी जो IT इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा हमारे को मतलब फॉरेन एक्सचेंज को गेन करने में हमारी बहुत मदद करती है। पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज़ द की ऑफ द सक्सेस फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हमारे को अपनी IT इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो IT इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो फ्लॉरिश हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडस्ट्रीज़ के वजह से जो हमारा लगातार इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, इसको मिनिमाइज़ करने के 3 तरीके बताने हैं। तो देखो ये पॉइंट तो आप इजीली अपने पास से भी कुछ लिख सकते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स ही डिस्कस करे हैं ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, जितना आप जिन क्वेश्चंस में आप कमी कर सकते हो वहाँ पे कमी करने की कोशिश करो, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में आप कुछ क्वेश्चंस में कम करके दूसरे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल सके। ऐसा बहुत होता है, टाइम मैनेज करके चलना। 2.5-2 घंटे का जो भी पेपर है आपका, इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग हॉट वाटर एंड द इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दैम इन द रिवर। देखो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको नदी नालों में बहा देते हैं। अब इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो बहुत ही गर्म होता है, और जब हम उस गर्म वेस्टेज को पानियों में डालते हैं तो हमारा जो पानी है, वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। अब पानी पॉल्यूट हो जाएगा तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट तो डिग्रेड होगा ही होगा। तो हमारे को क्या करना है, उस डस्ट को, उस हॉट वाटर को क्या करना है, ट्रीट करना है पहले, एंड उसके बाद उसको कहाँ पे डालना है, पानी और नदी में बहाना है। ठीक है, फिटिंग स्मोक स्ट्रक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। मतलब आपको क्या करना है, जो स्मोक निकलती है इंडस्ट्री से उसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढना है, ताकि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो हवा है, वो पॉल्यूट ना हो। ठीक है, स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस। हमारे को कोयला और पेट्रोल जिनसे धुआं निकलता है उसको इस्तेमाल करने के बजाय किसका इस्तेमाल करना है, गैसेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि ऑयल और गैसेस को बर्न करने पे क्या होता है, धुआं नहीं निकलता है, और जब धुआं नहीं निकलेगा, स्मोक ही नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को लर्न कर लो, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, 3 मार्क्स का ही आता है, 3 मार्क्स का ही आएगा। तो ठीक है, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगती है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।